नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं वंशागतिकी आणविक आधार का भाग 2, जिसमें हमने पहले अध्याय में पढ़ा था डीएनए के संरचना के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है वो आखिरकार किस किस टाइप से मिलकर बनी हुई है। चलिए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ा। ये क्या है? डीएनए की मॉलिक्यूलर संरचना है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें 5 कार्बन युक्त ये संरचना है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे पी ओ 4 समूह है, फास्फेट समूह। लेकिन इसके जो प्रथम कार्बन है ये वाला, जहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, और एडेनिन के साथ में एक विपरीत क्रम में दूसरी श्रृंखला जुड़ी हुई, क्योंकि डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से। अगर एक सिरा डीएनए का, यहाँ से हम देखें, एक सिरा डीएनए का 5 डैश है, ठीक है, तो इसके इसी का दूसरा सिरा क्या होगा? 3 डैश होगा। वो ऐसे क्यों होगा? देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला भाग है ना, ये क्या है? एडेनिन है, तो ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? हाइड्रोजन बंध है। तो ये इसी के दूसरे सिरे से, ये देखो, ये सीधा है तो ये इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। तो इसके थाइमीन सिरे से जुड़ा होगा, जिसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। इसलिए अगर एक सिरा 5 डैश है तो दूसरा सिरा क्या होगा? 3 डैश होगा। समझे ना? क्योंकि ये विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से सर्पिलाकार अवस्था में ये लिपटे हुए हैं। और इसी प्रकार से ये पूरी एक, पहले एडेनिन के साथ में अगर हम बात करें, एडेनिन के साथ में थाइमिन, और यहाँ पर आप देखिएगा कि थाइमिन के साथ में यहाँ जुड़ा हुआ है ग्वानिन। ये देखिएगा आप, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ये कैसे बंद है? हाइड्रोजन बंद। तो ये विपरीत क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, इसलिए डीएनए की अगर एक संरचना 5 डैश है तो दूसरी, इसी का जो दूसरा भाग होगा वो 3 डैश होगा। अगर इधर यहाँ पे 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा, क्योंकि ये विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप ये पूरी संरचना देखिएगा और इसे अपनी कॉपी में सीधे सीधे बनाते हुए चलिएगा। आप ये देखिए, अगर थाइमीन है, यहाँ पे देखो, अगर मान लिया थाइमीन है, थाइमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है? एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड युक्त, ठीक है। और ग्वानिन है, तो ग्वानिन को देखिएगा आप, ग्वानिन हमेशा थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में जुड़ा हुआ होगा, ट्रिपल बॉन्ड युक्त, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आपने ये देखा कि आखिरकार ये संरचना, जो पूरी संरचना आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो संरचना है, अगर एक सिरा उसका 5 डैश है तो दूसरा उसी का सिरा क्या होगा? 3 डैश होगा। तो आप देखिए कि ये जो संरचना है, इसी के विपरीत क्रम में ये क्या लगा हुआ है कि ये एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो साइटोसिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन विपरीत क्रम में, उल्टा, ठीक है। इसी प्रकार से हम जानेंगे 5 डैश, और 5 डैश का अगर एक सिरा सीधा है तो दूसरे इसी का उल्टा होगा और 3 डैश होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई ना? चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। देखिए डीएनए की जो द्विगुणी संरचना है, सबसे पहले इसके बारे में वाटसन एंड क्रिक ने बताया, ठीक है। जिसमें क्या है कि डीएनए के 2 कुंडल आपस में क्या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे हुए होते हैं। आपको ये संरचना पूरी दिखाई दे रही होगी, ये संरचना आप देखिएगा। ये अगर हम यहाँ से देखें, देखो ये जो सिरा है, ये वाला सिरा, ये एक कुंडलन है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? फास्फेट प्लस शुगर से मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है? फास्फेट प्लस शुगर से। और इसका ये वाला जो सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिरा, ये भी फास्फेट प्लस शुगर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके यहाँ से लेके इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये देखिएगा, ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वाली जो चौड़ाई है, ठीक है। और यही अभी हमने पिछले थोड़ा बाद पहले इसके बारे में बताया कि अगर एक सिरा, ये वाला जो सिरा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर ये वाला सिरा 5 डैश है तो इसी का जो लास्ट वाला सिरा है, ये देखिए, है ना, इसी का जो लास्ट वाला सिरा है वो क्या होगा? 3 डैश होगा। अगर ये वाला सिरा 3 डैश है, ठीक है ना, ये वाला सिरा 3 डैश है, तो आप इसे देखिएगा कि ये जो सिरा है, ठीक, ये जो आपका सिरा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर वो 3 डैश है तो ये वाला जो सिरा है वो आपका 5 डैश होगा, और 3 डैश है तो 5 डैश होगा। क्योंकि विपरीत क्रम में क्या है, इससे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ एडेनिन है तो दूसरे का इसी से क्या जुड़ा होगा? इस प्रकार से उल्टा करके थाइमीन जुड़ा होगा, ठीक है। अब ये क्या है? डीएनए की संरचना है। ये बीच बीच में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन के साथ में थाइमीन डबल बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा।
और ऐसे ही इस प्रकार से अगर हम इनकी 10 की बात करें, एक, ठीक है, 1 2 3, अगर इस प्रकार से कितने होंगे ये 10, तो 10 की श्रृंखला जो है वो एक पिच कहलाती है। ठीक है, एक पिच में कि 10 की श्रृंखला जो है एक पिच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 34 एमस्ट्रॉन्ग कहलाती है। कितना है वो? 34 एमस्ट्रॉन्ग। अगर हम दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की बात करें, अगर हम जैसे आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, अगर ये वाला और ये वाला, अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 34/10, तो ये कट के आ जाएगा 3.4 एमस्ट्रॉन। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एमस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक डीएनए के डबल ने देखा कि जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है उसी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा करी। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में बनाइएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे, इसके बाद आते हैं किरचॉफ वैज्ञानिक, जिन्होंने अपना एक नियम दिया। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि डीएनए में जो प्यूरिन की मात्रा है, डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन क्षार के समान होती है। मतलब जो अब इसी के बारे में देखिए, जो प्यूरिन है, प्यूरिन की मात्रा बराबर किसकी होगी? पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होगी। ठीक है, ये किरचॉफ वैज्ञानिक ने बताया। और इसमें क्या था कि जो एडेनिन है, एडेनिन की मात्रा, यहाँ पर आप देखिएगा कि एडेनिन की मात्रा थाइमीन के बराबर होती है। यहाँ पे देखो आप कि जो एडेनिन है, एडेनिन की मात्रा बराबर किसके होती है? थाइमीन के बराबर होती है। ठीक, अब तक हमने पढ़ा कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थाइमीन के साथ। और या थाइमीन किसके साथ जुड़ेगा? एडेनिन के साथ। और कौन से बंध के द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। लेकिन किरचॉफ वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि जो एडेनिन है उसकी मात्रा जो होगी वो थाइमीन के बराबर होगी। अगर एडेनिन बराबर 200 है तो थाइमीन बराबर भी कितना होगा? 200 होगा। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद देखेंगे, और अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन की मात्रा जैसे जी बराबर, ग्वानिन बराबर है ना, ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एडेनिन बराबर किसके हैं? थाइमीन के। और साइटोसिन बराबर किसके हैं? ग्वानिन के बराबर। ये चीज़ किरचॉफ वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, आप यहाँ पे देखते हुए चलिएगा कि ये जो है एडेनिन प्लस थाइमीन, ठीक है, एडेनिन प्लस थाइमीन बराबर साइटोसिन, है ना, प्लस ग्वानिन, यानी कि प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होगी। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि देखो डीएनए का विकृतीकरण या पुनः विकृतीकरण। अगर हम आपको बताएं कि डीएनए का जो विकृतीकरण है, यदि डीएनए को गर्म कर दिया जाए, मान के चलिए अगर डीएनए को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। डीएनए को गर्म कर दिया जाए तो डीएनए के सभी जो बंध हैं वे टूट जाएंगे, और दोनों कुंडलन, अगर डीएनए कुछ इस प्रकार से था, आप यहाँ पे देखिएगा, अगर ये डीएनए है, ठीक है, ये क्या है? डीएनए, और इसे गर्म कर दिया जाए, ठीक, अगर हम इसे गर्म कर दें तो गर्म करने में क्या होगा? इसके दोनों कुंडलन जो हैं वे अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से ये दोनों कुंडल क्या हो जाएंगे? इसके अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक, ये होता है डीएनए का विकृतीकरण। और अगर यदि हम डीएनए को दोबारा से गर्म कर दें तो ये जो डीएनए के टूटे हुए ये खंड थे, ठीक है ना, ये डीएनए के टूटे हुए या ये खंड थे, तो ये क्या होंगे? ये आपस में फिर दोबारा से एक डीएनए खंड बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से फिर ये डीएनए खंड बना लेंगे। तो ये डीएनए का क्या कहलाता है? पुनः विकृतीकरण। दिमाग समझ में आई? तो आप देखिएगा कि यदि यदि डीएनए को गर्म किया जाए तो उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनी क्षार के मध्य हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। यही हमने बताया कि डीएनए के अंदर क्या होगी कि उनके जो न्यूक्लियोटाइड जो बंध हैं वे टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बंध, और दोनों जो कुंडलन हैं वे अलग हो जाएंगे, जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसके बाद अगर हम देखें कि यदि डीएनए को अगर दोबारा से ठंडा कर दिया जाए, है ना, डीएनए को पुनः डीएनए को गर्म करने पर तथा नाइट्रोजनी क्षार के मध्य ये क्या हो जाते हैं? ठंडा करने पर दोबारा से आकृति सेम बना लेते हैं डीएनए की। तो यही क्या कहलाता है? डीएनए का पुनः विकृतीकरण कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर डीएनए को गर्म किया जाए तो उसके दोनों खंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और ठंडा करने पर भी पुनः उसी आकृति में आ जाएगा। तो ये क्या होता है? डीएनए का पुनः विकृतीकरण। ठीक,
अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें अब डीएनए के प्रकार, देखो अगर मान लिया हम डीएनए की बात करते हैं रेखाकार, यानी कि एक रेखा के आकार का डीएनए, ठीक है, एक होता है वृत्ताकार यानी कि गोलाकार डीएनए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि जब डीएनए के दोनों जो क्षार आपस में नहीं जुड़ते, यानी कि अगर डीएनए ऐसा है तो इसके क्या दोनों ये वाला सिरा और ये वाला सिरा आपस में नहीं जुड़ते हैं, तो जब डीएनए के दोनों सिरे या दोनों क्षार आपस में नहीं जुड़ते हैं और ये जो क्षार हैं पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर डीएनए ये भी स्वतंत्र सिरा है और ये भी स्वतंत्र सिरा है, तो इसे क्या कहेंगे हम रेखाकार डीएनए कहेंगे। यदि ये देखिए दोनों सिरे इस प्रकार से अगर मान लिया कोई सिरा है तो ये क्या आपस में नहीं जुड़ेंगे, है ना, दोनों सिरे क्या है स्वतंत्र हैं, यहाँ पे देखो और ये वाला सिरा देखो, ठीक है ना, दोनों क्या है स्वतंत्र हैं, तो ये क्या होगा एक रेखाकार, जैसे नाम से इसके सिद्ध हो रहा है रेखाकार है, तो मतलब रेखाकार है वो, उसके दोनों सिरे कोई आपस में नहीं जुड़ते, ये क्या कहलाता है रेखाकार जो डीएनए कहलाते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका सॉरी यह जो रेखाकार डीएनए है, अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर वह यानी कि अगर हम बात करें वृत्ताकार डीएनए, तो यानी कि वह डीएनए जिसके दोनों जो छोर हैं, है ना, या जो दोनों उसके सिरे हैं आपस में जुड़े होते हैं, वृत्ताकार डीएनए कहलाते हैं। जैसे अगर मान लिया हमने अभी बात करी थी डीएनए की ये वाली संरचना, है ना, क्या इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं? नहीं, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर एक सिरा 5' है तो इसी का दूसरा सिरा 3' होगा, 5' है तो दूसरा सिरा 3' होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या कुछ बैक्टीरियल कोशिकाएं या बैक्टीरियल कोशिकाएं आती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक ये दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बैक्टीरियल कोशिका में कुछ इस प्रकार सी कोशिकाएं होती है, ये पिलाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोलाकार डीएनए कुछ ऐसा बिखरा हुआ होता है ना, तो इसे प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो ये क्या है गोलाकार हैं, ठीक है। यहाँ मीसोसोम्स होते हैं, इसके ऊपर कवर होता है। तो ये क्या है एक बैक्टीरियल कोशिका है, और माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में भी इस प्रकार का जो डीएनए है वो पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि क्या गोलाकार डीएनए है ना, और क्या इसमें जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी श्रृंखला कैसे है। और अगर हम बात करें किरचॉफ के नियम की, तो किरचॉफ का नियम भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।